Good morning, everyone. कि माया तुम कॉल करो ना, अभी इस टाइम पर वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। केवीपीवाई के लिए देखो, जिसको भी एग्जाम देना है वो अभी हम लोगों का जो अलग से कुछ वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो देख लो। तब तक ऑप्टिक्स का हो गया, इलेक्ट्रो का हो गया ना, क्योंकि वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जिनको लग रहा है टाइम है, वो तब तक वो देखते रहो केवीपीवाई के लिए। हाँ हाँ। और अभी तो पता नहीं कब तक होगा, लेकिन तब तक लेक्चर देखते रहो, टाइम लगेगा ना। ऑप्टिक्स का बोला हुआ था, वो देखो तब तक। गुड मॉर्निंग नरेंद्र, गुड मॉर्निंग। आज बहुत कम बच्चे आए अभी तक। लाइट की बहुत दिक्कत है यार, मेरे यहाँ तो कल कुछ प्रॉब्लम हो गई, रात से ही लाइट कटी हुई है। ट्रांसफार्मर उड़ गया शायद। यार मैंने वो, हाँ पार्थ, मौसम तो मस्त है लेकिन लाइट की दिक्कत है यार। मेरा तो ये लैपटॉप बाई चांस दूसरा वाला चार्ज था, तो इसलिए क्लास ले रहा हूँ। जिससे नॉर्मली लेता हूँ वो तो डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। तो यार ये श्रेयस ने, मैं अभी आज मॉड्यूल के सारे डाउट्स के सलूशन डालने वाला हूँ ना, तो वो देख लेना। उसके बाद जो डाउट रह जाए वो फिर पूछ लेना, वो हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली ना। सारे सोल्यूशन बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, तो उसमें देख लेना, हो जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किए थे ना। हाँ राज, वो केवीपीवाई के लिए बोल रहा था, लेक्चर देखो ना, 12th वाले, इलेक्ट्रो और ऑप्टिक्स के। नहीं, मोशन इन 1D नहीं आएगा, मोशन इन 1D हो चुका है। तो अभी मोशन इन 2D आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ना। उसमें इंक्लाइन प्लेन छोड़ के आएगा ना, इंक्लाइन प्लेन के अलावा। नहीं नहीं सॉरी, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन डाल दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या बोलते हो? हाँ वो आया था, लेकिन वो नहीं डालेंगे, बस प्रोजेक्टाइल मोशन ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इंक्लाइन प्लेन इस बार नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वाले टेस्ट में वो रख लेंगे। तो हम लोग देखो लास्ट टाइम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन कर रहे थे ना। अभी डेट नहीं आई है केवीपीवाई की। अभी तो नॉर्मल जो एग्जाम है वही नहीं हो पा रहे हैं, केवीपीवाई कहाँ हो पाएगा इतनी जल्दी। नॉर्मली नवंबर में होता है, नॉर्मली नवंबर में होता है, बट अभी तक क्लियर नहीं है कब का क्या है। तो इस पे देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम थ्योरी वगैरह कर लिया था। हमें कुछ प्रॉब्लम करने और, तो अब वो प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया विथ स्पीड u एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो हमें बताना है व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन
थीटा एंड अल्फा so that the projectile hit the inclined plane normally. Question है what should be? ठीक है, क्लियर है सभी को? थीटा और अल्फा में रिलेशन बताना है ना? ट्राई करो सभी लोग, फिर करते हैं इसको तो। हाँ आदित्य सही है। क्या किया आदित्य, बता जरा, अनम्यूट करके बताओ क्या किया आपने। हाँ वेरी गुड, Vx 0 किया। हाँ ठीक है आदित्य। देखो यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कोई भी प्लेन को अगर कोई चीज नॉर्मली आके हिट कर रही है, अगर वो नॉर्मली आके हिट कर रही होगी तो उसकी जो प्लेन के उसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए। अगर वो कोई प्लेन को कोई चीज नॉर्मल आके हिट करे तो उसकी वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर ना। प्लेन के पैरेलल वाली उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए फिर, प्लेन के पैरेलल वाली वेलोसिटी 0 होगी तभी ना वो नॉर्मली आके हिट कर पाएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि प्लेन की जो पैरेलल वाली वेलोसिटी होगी वो 0 होनी चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी जाकर के वो नॉर्मली हिट कर पाएगा। तो यहाँ पे भी देखो ये इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मली हिट करना है, तो इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाली वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाली वेलोसिटी। अब हम लोग हमें पता है कि हम इधर को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर को वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हिट कर रहा है तो इसका मतलब ये इसकी एक्स वाली वेलोसिटी अब 0 हो गई होगी ना, केवल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी। तो हम लोग एक्स वाली वेलोसिटी निकालेंगे और उसको 0 कर देंगे ना। और टाइम कितना लगेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना। तो इतने टाइम में Vx 0 हो गया है, तो x डायरेक्शन में हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे। टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, Vx 0 हो चुका है। ux कितना है, u cos थीटा। ax कितना आता है, माइनस जी साइन अल्फा। जी का कंपोनेंट याद है ना सबको, जी ऐसे रहता था, तो जी का इधर कंपोनेंट आता था जी साइन अल्फा, मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और इधर आता था निगेटिव वाई में जी कॉस अल्फा इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो यहां से u कॉमन होके कट जाएगा, g कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा sin थीटा, ऐसा है ना, cos थीटा को इस साइड ले आओ, 2 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1/2। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हो ना कि tan अल्फा इंटू tan थीटा का प्रोडक्ट 1/2 आता है। अगर वो दोनों एक दूसरे मतलब प्रोजेक्टाइल अगर इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मली हिट कर रहा होगा तो tan अल्फा इंटू tan थीटा का प्रोडक्ट 1/2 होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या बोल रहा हूं? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अबे नॉर्मल हिट करना मतलब जैसे कोई भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हिट करना। मान लो ये प्लेन है, ऐसे कोई प्लेन है और इस पे कोई चीज आके हिट कर रही है, तो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कब हिट कर पाएगा? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए कंपोनेंट ना, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट जीरो होनी चाहिए नॉर्मल हिट करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जाके हिट कर रहा है तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, तब वो नॉर्मल हिट करेगा। हो गया नोट? नेक्स्ट देखो, हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका विथ स्पीड u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का अल्फा है। तो हमें बताना है कि ये प्रोजेक्टाइल थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन हो, सो दैट कि ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे जब जाके हिट करे तो वो उसको हॉरिजेंटली हिट करे, यहाँ पे वेलोसिटी आकर के हॉरिजेंटल हो जाए ना। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा so that projectile hit the inclined plane horizontally। हॉरिजेंटली वर्टिकल का मीनिंग चेंज नहीं होता ना, चाहे इंक्लाइन प्लेन हो या कोई भी प्लेन। हॉरिजेंटल मतलब जो ग्राउंड होता है, एक्चुअल ग्राउंड क्या है, ये है ना, तो इसके पैरेलल हॉरिजेंटल हुआ ना। वर्टिकल मतलब एक्चुअल ग्राउंड के वर्टिकल।
सॉल्व किया जाए। तो देखो यहां पर अगर ये हॉरिजॉन्टली आके ऐसे हिट कर रहा होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको इस ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल सोचूं ना, ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल, तो क्या हो रहा होगा, इसका ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, ग्राउंड से देखेंगे तो थीटा प्लस अल्फा। तो अगर ये ग्राउंड से सोचेंगे तो ये कुछ ऐसे पाथ पे जाता ना, यहाँ से कुछ ये ऐसे शुरू होता और ग्राउंड पे कुछ ऐसे जा रहा होता, लेकिन बीच में इंक्लाइन प्लेन आया तो इतना हो नहीं पाया। लेकिन अगर मान लो ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो ये पूरा ऐसे जाता ना, तो ये कौन सा, ग्राउंड के से प्रोजेक्टाइल देखेंगे तो ये कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ पे वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ग्राउंड से सोचोगे तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब होती है, मैक्सिमम हाइट पर ना, मैक्सिमम हाइट पे। तो इसका मतलब हुआ ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल में का ये जो हम टाइम निकालते हैं उसका आधा टाइम होगा ये ना, ऊपर जाने का टाइम। तो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल का अगर टाइम सोचूं तो टाइम कितना होगा, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा, ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा, थीटा प्लस अल्फा ना, बाय जी का आधा ना, ये वहां तक पहुंचने का टाइम होगा। और अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे सोचूं तो इंक्लाइन प्लेन पे ये कौन सा टाइम है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए भी ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाएं तो यही टाइम आना चाहिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये बात सबको समझ आई। एक बार मैंने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड लेकर के टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा और एक बार इंक्लाइन प्लेन लेकर के टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा। ठीक है, सही है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u कट जाएगा, g कट जाएगा, ये 2 कट गया, तो ये रिलेशन आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 2। नहीं, ये याद नहीं रखना है ना, ऐसा कुछ आता है, जब भी आएगा तो आप सॉल्व कर लेना ना। तो ये थीटा और अल्फा में रिलेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक। हाँ, v बाय 0 किया तो इसका वही मतलब है ना, आप हॉरिजॉन्टल से जब हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस लोगे और इधर वाई एक्सिस ना, तो आप यहाँ पे v बाय 0 करोगे ना। v बाय 0 करना मतलब वही हुआ कि ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं और आधा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। दैट वेक्टर मेथड किसके लिए लगाया, वेलोसिटी के लिए। अच्छा, हाँ उससे भी हो जाएगा, आ जाएगा। 45 डिग्री कैसे बोल रहा है, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल हुआ है ना। अनम्यूट करके बोल, क्या बोलना चाह रहा है, 45 पे कैसे हिट करेगा कुछ भी। इंक्लाइन प्लेन तो अल्फा एंगल पर है ना, 45 एंगल पे होता तब ना 45 पे हिट करता ही है। सर मैंने एक्सिस ऐसे सीधे लिए थे। सीधे मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, नहीं, इंक्लाइन मतलब प्लेन के लिए। हाँ हाँ, इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग तो 45 डिग्री पे हिट करेगा ना वो। नहीं ना भाई, देख ये एंगल निकाल, इधर मान ले एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस है,
तो अब ये जाके ऐसे हिट कर रहा है, तो ये एंगल अब कितना आएगा? 45, वही तो बोल रहा था। कैसे 45 बोल रहा है, रीजन बता। रीजन सिमेट्री। सिमेट्री ने, ये देख, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना आएगा? थीटा। अल्फा। हाँ अल्फा। ना, अब अगर ये अल्फा है तो अपोजिट एंगल ये कितना आएगा? अल्फा। कहाँ 45 आ रहा है? हाँ समझा। हाँ, ठीक है, सबको क्लियर है? आर्यन, देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हमने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल सोचा। हमने ये सोचा कि अगर मान लो कोई प्रोजेक्टाइल को हम लोग थीटा प्लस अल्फा एंगल से फेंक दें ना, यहाँ पे देखो ग्राउंड से देखेंगे तो ये कितना एंगल है पूरा, थीटा प्लस अल्फा। तो अगर हम ऐसे फेंकें तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब होगी? जब ये अपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे जब सोचे तो मैक्सिमम हाइट पर जब होगा, एच मैक्स पर। तो इसका मतलब यहां तक जाने का टाइम कितना होगा? जो पूरा टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका आधा। तो मैंने ये वाला प्रोजेक्टाइल लिया और उसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा और उसका आधा कर दिया, तो यहां तक का टाइम आ गया। फिर मैंने इंक्लाइन प्लेन सोचा कि इंक्लाइन ये हो तो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो इंक्लाइन प्लेन वाला लगाया और वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। और दोनों टाइम तो सेम ही लगेंगे ना, चाहे मैं इंक्लाइन लेके सोचूं या हॉरिजॉन्टल लेके सोचूं। आर्यन समझा कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फिर इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम और करने को तो बहुत सारे कर सकते हैं, अब बाकी मॉड्यूल से कर लेना ना। करना वही रहता है हमेशा, एक्स एक्सिस बनाओ वाई एक्सिस बनाओ ना, एक्स में अलग सॉल्व करो वाई में अलग सॉल्व करो ना, बेसिक यही है अपना। एक चीज और रहती है, वो रेंज निकालने के लिए एक शॉर्टकट रहता है, तो मैं एक वो और बता देता हूँ ना, लगे तो आप वो यूज कर सकते हो। तो उसको हम लोग वेक्टर मेथड बोलेंगे ना। देखो इसमें क्या होता है, सपोज हमने कोई इंक्लाइन प्लेन पर ना, ऐसे हमने कोई इंक्लाइन प्लेन लिया जहां पे इंक्लिनेशन अल्फा है और यू स्पीड से किसी चीज को प्रोजेक्ट किया। एक चीज ये ध्यान रखो, मोशन इन 1D हो 2D हो कोई में भी, अगर जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिखा है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम वेक्टर मेथड से सोचें तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूटी क्या है? यूटी में टी टाइम है ना, वो तो स्केलर है, यू का जो डायरेक्शन होगा वही यूटी का डायरेक्शन होगा ना। तो यूटी एक वेक्टर है जिसको हम ऐड करेंगे और यूटी का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर यू का डायरेक्शन होगा। और ये हाफ एटी स्क्वायर ये भी एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ए का डायरेक्शन होगा। तो अगर हम यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर रहे हैं तो हम एक यूटी वेक्टर और एक हाफ एटी स्क्वायर वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट ना। तो यही चीज हम लगाएंगे जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में कुछ ऐसे फेंका थीटा एंगल पर, तो ये जब ऐसे जाके गिरता है तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, एक तो यूटी वेक्टर का एडिशन होगा। यूटी वेक्टर किधर आ जाएगा? मान लो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट टी है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ टी डाल दोगे तो यूटी वेक्टर कुछ इधर यू के लॉन्ग आ जाएगा ना, यू के लॉन्ग। थोड़ा डायग्राम को सही करना पड़ेगा। हमने देखो यहाँ थीटा एंगल पर यू स्पीड से कोई चीज को फेंका है, तो वो कुछ ऐसे जा करके कुछ यहाँ पे गिरता है।
तो हमने u के लॉन्ग ये ut वेक्टर ले लिया, ut वेक्टर, u से बड़ा होगा ना ut वेक्टर, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक ut वेक्टर आ गया। फिर इसमें एक वेक्टर ऐड हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर वेक्टर। gt स्क्वायर किधर होगा, वर्टिकल में ना, g नीचे को होता है ना, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये हाफ gt स्क्वायर वेक्टर है ना। यहाँ पे यही है ना, एक ut वेक्टर और एक हाफ gt स्क्वायर वेक्टर, उनका सम होकर के कितना मिल रहा है, ये रेंज मिल रहा है। कुछ चमका सबको मैंने क्या बोला? राजू हो गया, अच्छा सिद्धेश, सिद्धेश को नहीं समझ आया। सिद्धेश बोल, अनम्यूट करके बता, क्या नहीं समझा तो समझाओ फिर मैं। सिद्धेश बोल। जिसको भी नहीं समझ आया अनम्यूट करके पूछ लो। तो आपको देखो यहाँ दिख रहा है कि जब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये जो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये हम कहाँ लगा सकते हैं, केवल 1D में लगा सकते हैं क्या? नहीं, तो हमने देखा था ना, अगर हम आई जे में सब कुछ लिखे तो 2D 3D हर जगह लगा सकते हैं, बस ए कांस्टेंट होना चाहिए, है ए कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ तो ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो कांस्टेंट है तो हम लगा सकते हैं। तो u जिधर भी होगा उधर ut वेक्टर ले लेंगे, ये ut वेक्टर प्लस हाफ gt स्क्वायर ना। यहाँ पे हमारा रेंज मतलब क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, ये मतलब g वेक्टर, g डायरेक्शन के साथ। तो हमें इन दो वेक्टर का एडिशन करना है ना। ये एक वेक्टर, ये मान लो a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, हेड टू टेल, एक वेक्टर ये बनाया, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर बनाया। अब ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे तो ये रेंज हो जाएगा ना, यही रिजल्टेंट हो जाएगा ना। समझ आया सबको? अब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो आसान है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट तो तुरंत निकाल लोगे फॉर्मूला डाल के। अब एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो u इंटू टी करोगे, ये वेक्टर बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर करोगे, ये बन जाएगा, फिर ये आप आराम से निकाल सकते हो। ये कैसे निकालोगे, साइन रूल लगा देंगे हम लोग। हमें देखो पता है कि अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ये मान लो जहां से फेंका वो पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ट्रायंगल ओ ए बी में अगर हमें सारे एंगल पता चल जाए तो हम साइन रूल लगा करके कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल ओ कितना है, थीटा, और एंगल ए कितना आएगा, एंगल ए के लिए आप क्या करो, ये वाला एंगल निकालो, ये वाला एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये दो वर्टिकल लाइंस हैं और इसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल आएंगे ना। तो ये जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, और ये कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, तो इतना एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा आएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना आएगा, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा ना, है कि नहीं? तो हमारे पास अब देखो एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड है यूटी लेंथ की, एक साइड है हाफ जीटी स्क्वायर लेंथ की, और एक ये रेंज है, और हमें ये तीनों साइड के ये एंगल्स पता है ना, 90 प्लस अल्फा, ये वाला 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ए की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, और एंगल बी आ गया 90 प्लस अल्फा। तो अगर हम साइन रूल लगाएं, साइन रूल लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, मान लो हमने यूटी वाला,
इसमें अगर हमने मान लो यूटी लिया, अब ट्रायंगल में जब साइन रूल लगाते हो तो यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना, यूटी अपॉन में उसके सामने का एंगल साइन 90 प्लस अल्फा, ये बराबर कर देंगे हाफ जी टी स्क्वायर, तो उसके सामने का एंगल, हाफ जी टी स्क्वायर के सामने एंगल कौन सा पड़ेगा, थीटा, और रेंज इक्वल टू, रेंज के सामने एंगल कौन सा पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये समझ आया सबको क्या बोल रहा हूँ, समझो, ये रेंज के सामने ये वाला एंगल है ना, हाफ जी टी स्क्वायर के सामने ये एंगल है और यूटी के सामने ये एंगल है। अब देखो यहां से भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, बट वो तो फॉर्मूला याद ही रहता है, तो उधर से ही निकालो, चाहे तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा ना, अगर इनको इनको इक्वेट करोगे ना, एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो फिर इसको और इसको इक्वेट कर दो या इसको इक्वेट कर दो तो रेंज आ जाएगा। कुछ समझ लो आगे क्या करना है। अब एक प्रॉब्लम में ये मैं करके दिखा देता हूँ ना, फिर बाकी आप जरूरत के हिसाब से देख लेना ना, पहले कोई प्रॉब्लम में कर लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम किया था उसी में करके देखते हैं ना। तो लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें ये एंगल 37 था और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका था, स्पीड थी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमें यहाँ पे रेंज निकालना था, ये रेंज निकालना था। तो वेक्टर मेथड से हम कैसे सोचेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे एक तो यूटी वेक्टर, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है तो इधर को एक यूटी वेक्टर आएगा और एक नीचे को हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा रेंज बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। ये एंगल अगर 37 है तो ये एंगल भी कितना आएगा, 37, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 53, ये 90 डिग्री। तो हमें अब रेंज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, आर लिया तो आर के सामने एंगल कितना है, 90 डिग्री, इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ले लो या यूटी ले लो, अगर हाफ जी टी स्क्वायर लेते हैं तो उसके सामने का एंगल है साइन 37, और यूटी लेंगे तो यूटी के सामने का एंगल है साइन 53। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रखा है तो अच्छा है, नहीं निकाला तो आप पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो ना, पहले इन दोनों को इक्वेट करके टी निकाल लो, फिर टी आ जाएगा तो इन दोनों या इन दोनों को इक्वेट करके आर निकाल लो। कुछ समझ आ रहा है क्या है कुछ चल रहा है। तो मान लो मैंने पहले इन दोनों को इक्वेट किया ना, इसको और इसको इक्वेट किया, तो कितना आ जाएगा, हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर अपॉन में साइन 37 मतलब 3/5, इक्वल टू यू की वैल्यू 20 इंटू टी अपॉन में साइन 53 मतलब 4/5, ये 5 कट गया, यहाँ 20 है यहाँ 10 है तो ये कट हो गया, इधर 2 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 4 कट जाएगा, ये टाइम से ये टाइम कट गया तो टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। कुछ समझ आया सबको क्या किया मैंने ना। अब एक बार हमारा टाइम आ गया तो आगे क्या कर सकते हैं, आर को यूटी वाले के साथ इक्वेट कर देते हैं ना, इसको आर वाले पार्ट को इसके यूटी के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, आर बाय साइन 90 मतलब आर बाय 1 इक्वल टू यूटी, यू कितना है 20, टाइम कितना आया 3, अपॉन में साइन 53 4/5, तो ये आ जाएगा 5 ऊपर जाएगा 75। समझ आया सबको वेक्टर मेथड, इससे भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज इजीली निकाल सकते हो। अब ये नोट कर लो,
अब इसके बाद हम लोग अब रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ श्रेयस, अच्छा मेथड है ये। हो गया भावेश? अच्छा, ये भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका जो लास्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए हम लोग कोई सिचुएशन बनाते हैं। मान लो कोई पार्टिकल ए है और एक दूसरा पार्टिकल बी है। ए का पोजीशन वेक्टर कुछ मान लो यहाँ पर आर ए वेक्टर है, और बी का पोजीशन वेक्टर कुछ आर बी वेक्टर है, और ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है वो जैसे यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर कुछ आर बी वेक्टर है। और ए से जब हम बी को देख रहे हैं तो ए से बी किधर को दिखेगा? अगर हम ए से बी को देखेंगे तो ये ए बी वाली जो लाइन है उधर को ही दिख रहा होगा ना बी। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या दिख रहा होगा? ये वाला वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे आर बी ए वेक्टर। आर बी ए का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ना जो पहले लिखा होगा, ना जो पहले लिखा होगा हमेशा उसको देखना है, और जो पीछे बैठा होगा वही देख रहा होगा। पीछे बैठ के आगे वाले को देखना है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर आर ए बी कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सेम चीज जो होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी सेम यूज करते हैं। अगर मान लो कहीं पे लिखा है वी बी ए, तो इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ना हमेशा जो पीछे बैठा होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे होंगे ना, मतलब वो ऑब्जर्वर होगा ना। यहाँ पे जो पीछे यहाँ पे ए है तो ए ऑब्जर्वर है ना। अगर हमने लिखा वी ए बी तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ना जो पीछे बैठा होगा वो ऑब्जर्वर होगा। यहाँ पर ए ऑब्जर्वर है और इधर नीचे वाले केस में बी ऑब्जर्वर है। सबको समझ आया ना कि कैसे इसमें डिनोट करते हैं चीजों को। सेम चीज एक्सेलरेशन के लिए होता है। अब देखो, हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ से ऐसे सोच सकते हैं ना, ट्रायंगल लॉ से ऐसे सोच सकते हैं कि ये ओ ए वेक्टर मतलब ये आर ए वेक्टर प्लस ये ए बी वेक्टर मतलब आर बी ए वेक्टर का सम कितना है? आर बी वेक्टर।
ना, इसको ओरिजिन को ओ बोल देते हैं, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर है ओ बी वेक्टर के। ट्रायंगल लॉ से हम बोल सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर मतलब क्या हुआ, आर ए वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब आर बी ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर मतलब आर बी वेक्टर। तो अगर मुझे आर बी ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब देखो क्या आ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे होंगे उसका पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। जो ऑब्जर्वर बनता है वो हमेशा जिसको देख रहा होता है उसके पोजीशन से अपना पोजीशन सब्ट्रैक्ट करता है ना। यहाँ ए ऑब्जर्वर है तो आर बी माइनस आर ए आया। सेम वे में अगर आर ए बी होता ना, अगर आर ए बी होता तो यहाँ पे आता आर ए माइनस आर बी। जो पहले लिखा होगा इधर वही इधर पहले आएगा, जो बाद में लिखा होगा वो इधर बाद में आएगा ना। और हमेशा जो बाद में होता है वो ऑब्जर्वर होता है, मतलब हमेशा ऑब्जर्वर अपना पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेगा जिसको भी देख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो हमने ये समझ लिया कि कहीं पे भी आर बी ए निकालना है तो हमें क्या करना है, आर बी माइनस आर ए करना है। अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें, ये ध्यान रखना ये आर ए आर बी ये सब किसके रिस्पेक्ट में है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ये हमने ग्राउंड पे एक्सिस बनाया और उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है। आर ए आर बी ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और आर बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए विथ रिस्पेक्ट टू ए। हो गया सिद्धेश, हुआ? प्राइवेट चैट मत कर सिद्धेश, फिर पता नहीं चलता लोगों को कि मैं क्यों रुका हूं। सिद्धेश चलें आगे। तो अब देखो ये आ गया ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नहीं, इसमें ये वाला तो बी का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आर बी ए इक्वल टू आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख देते हैं, जी लगा देते हैं, आर बी जी, बी जी मतलब बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी मतलब ग्राउंड। ऐसे ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको लिखने का एक ये भी तरीका रहता है, आर बी ए ऐसे ऑब्लिक लगा के भी लिखते हैं ना। जो बाद में है वही ऑब्जर्वर है ना। आर बी ए का क्या मतलब हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। श्रेयस हमने फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया, उसमें क्या हुआ। हमने सबको देखने के लिए सबके पोजीशन पोजीशन ग्राउंड पे फिक्स किया और वहां से फिर सबका देखा, फिर रिलेटिव निकाला।
हम ग्राउंड पे भी एक्सिस ले सकते हैं ना, और कोई चलते हुए बॉडी से भी ले सकते हैं, हमने ग्राउंड से लिया पहले, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे आर बी जी माइनस आर ए जी ना। लिखने का ये भी तरीका होता है। अबे श्रेयस, कोई एक जगह तो लेंगे ना पढ़ने के लिए, कहीं तो एक्सिस लेना पड़ेगा, हर तरफ ले सकते हैं मतलब कहीं ले ही नहीं। ग्राउंड पे एक जगह ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम सब कुछ ग्राउंड से देख रहे हैं, फिर ग्राउंड के से देखने के बाद बी को, ए को क्या दिख रहा है बी का, वो देख रहे हैं। समझो तरीका ये भी है लिखने का ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम ऐसे भी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब भी तरीके हैं डिनोट करने के। मैं मोस्टली ये वाला तरीका ही फॉलो करूंगा ना ऐसे लिखने का, मोस्टली सभी लोग यही फॉलो करते हैं, कुछ कुछ जगह ऐसे भी लिखा रहता है। अब देखो हमने ये समझ लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अगर हम लोग इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी आर बी ए इक्वल टू डी बाई डी टी आर बी माइनस डी बाई डी टी आर ए ना। अगर हम कोई भी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन होगा उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी है? जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन होगा उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ आर बी ए है, तो बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उसका डिफरेंशिएशन वी बी ए देगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये जो याद रखना है वो ये वाला पार्ट है ना। अब एक बार और अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी टी वी बी इक्वल टू डी बाई डी टी वी बी वेक्टर माइनस डी बाई डी टी वी ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बराबर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। हमेशा देखो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो ऑब्जर्वर है हमेशा ऑब्जर्वर का ही सब्ट्रैक्ट करना रहेगा ना, जिसको देख रहे होंगे उसमें से हमेशा ऑब्जर्वर का ही सब्ट्रैक्ट होगा। पोजीशन देख रहे हैं तो पोजीशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी देख रहे हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नोट कर लो पहले। नोट हो जाए तो बताओ ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज ये समझ ली कि जैसे आर बी ए है,
तो वो क्या आएगा, आर बी माइनस आर ए। और अगर हम आर ए बी निकालते हैं तो वो आएगा आर ए माइनस आर बी। तो आर बी ए और आर ए बी में क्या रिलेशन है? अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बी माइनस आर ए। मतलब ये क्या बन जाएगा, आर बी ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा आर ए बी और आर बी ए इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना। इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो कभी भी अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का कुछ पता है, मान लो ए के रिस्पेक्ट में ए का पता है बी के रिस्पेक्ट में, और उल्टा निकालना है, तो बस आप माइनस साइन लगा दो, सेम रिजल्ट ना। फिर से पूरा सॉल्व नहीं करना है ना, सेम चीज होगी वेलोसिटी के लिए। वी ए बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। सेम टाइप से एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। केवल माइनस लगा देना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, जीरो। सेम वे में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? वी ए माइनस बी ए ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, जीरो। ठीक है, तो देखो इससे क्या समझ आ रहा है कि अगर ए ऑब्जर्वर है, मान लो ए ऑब्जर्वर है, तो जब वो खुद को देख रहा है तो खुद को वो क्या सोच रहा है? जीरो पोजीशन मतलब क्या हुआ, ओरिजिन ना। जहां पे ऑब्जर्वर है वो क्या सोच रहा है कि मैं ओरिजिन पे बैठा हुआ हूँ, मेरी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। मेरा एक्सेलरेशन कितना है, जीरो ना। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सारे ब्रह्मांड का सेंटर हूँ, मुझे चलने की जरूरत नहीं है, बाकी सब दुनिया चल रही है। समझो, हमेशा ऑब्जर्वर खुद को किसमें मानेगा, रेस्ट पे ना। कभी भी ऑब्जर्वर खुद को चलता हुआ नहीं मानेगा ना। ये ध्यान रखना ना, रिलेटिव के टाइम में जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ हमें सोचना पड़ता है ना। तो हमेशा ऑब्जर्वर को क्या दिखता है कि मैं रेस्ट पे हूं। फिर वो जिसको भी देखता है उसकी वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देता है, उसके पोजीशन से अपना पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देता है, और उसके एक्सेलरेशन से अपना एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर देता है। फिर उसके बाद जो दिख रहा होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फील होगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे मानेगा ना। अब ये ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ही हो। अब वो समझ जाओ भाई।
ये एक्सेलरेशन लिखा है ना? नोट कर लीजिए। अब देखो, जैसे मान लो कहीं पर एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। ये मान लो इधर को जा रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर को जा रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ध्यान रखो, जब भी 1D में चीजें होंगी तो डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस यूज कर लेंगे, और 2D 3D होगा तो डायरेक्शन के लिए आई जे के यूज करेंगे ना। यहाँ पे ध्यान रखो, ये सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में लिखी है, ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर 1D है तो इनको प्लस माइनस में यूज करेंगे, हो जाएगा काम। 2D 3D के लिए इनको हमें आई जे के में लिखना रहेगा। तो जैसे मान लो ए इधर को जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, बी इधर को जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी ए बी कितना आ जाएगा, या फिर वी बी ए कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और डायरेक्शन कैसा दिख रहा होगा, अगर मान लो मैंने इधर को प्लस पकड़ा और इधर को माइनस, तो वी बी ए को क्या लिखूंगा, वी ए बी को क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी है, +20, और वी बी की वैल्यू भी कितनी है, +10। तो ये कितना है, +10। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि जब बी ऑब्जर्वर बन रहा है, बी ऑब्जर्वर बन रहा है, तो वो क्या देख रहा है कि भाई मैं तो रेस्ट पे बैठा हूं ना, मेरी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में तो 0 है, मतलब उसको क्या लगेगा, मैं तो रेस्ट पर हूं, मैं नहीं चल रहा हूं। हमेशा ऑब्जर्वर खुद को यही मानता है कि वो रेस्ट पर है। और ए वाला इधर को जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ए वाला, 10 मीटर पर सेकेंड से ना। तो आपको जब भी रिलेटिव बनाओगे तो रिलेटिव में सारी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकालोगे, और फिर उस सिचुएशन को लेकर के नया डायग्राम बनाओगे, फिर नया डायग्राम में ही सब कुछ सॉल्व करोगे। एक बार रिलेटिव में आपने सॉल्व करना शुरू किया तो सब कुछ फिर चेंज करके न्यू डायग्राम में आना पड़ेगा। वी बी ए, तो ये हमें पता है कि डायरेक्ट ऊपर वाले आंसर के आगे माइनस लगा देना है। यहाँ पे 10 माइनस 20 आएगा, तो -10। तो इसका मतलब क्या है, जब ए वाला ऑब्जर्वर है, ए वाला ऑब्जर्वर है तो वो क्या देख रहा है कि भाई मैं तो बैठा हुआ हूं, मैं चल ही नहीं रहा हूँ। बी वाला चल रहा है, और बी वाला किधर को चल रहा है, माइनस डायरेक्शन में। माइनस का मतलब हुआ इधर को ना, और मैग्नीट्यूड कितना है, 10। अब देखो, ए देखे या बी देखे, अगर ए वाला फास्ट चल रहा है, बी वाला स्लो चल रहा है, तो इनके बीच की सेपरेशन क्या दिखनी चाहिए, बढ़ती हुई दिखनी चाहिए या कम होती हुई दिखनी चाहिए, अगर इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए थी ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर बी देख रहा है, तो बी को ए के, ए अपने से दूर जाता दिख रहा है ना, तो मतलब बीच की सेपरेशन क्या होती हुई दिख रही है, इंक्रीज होती हुई दिख रही है। या फिर ए देखेगा बी को, तो भी ए को बी क्या दिख रहा है, दूर जाता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर इनके बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, तो चाहे बी ऑब्जर्वर बने, ए ऑब्जर्वर बने, दोनों के लिए सेम चीज दिखेगी, सेपरेशन इंक्रीज होती हुई दिखेगी। क्लियर है बच्चों, क्या बोल रहा हूं?
ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, पार्टिकल ए, और उसकी स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड। और एक पार्टिकल है वो वाई एक्सिस में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे बताना है पी ए बी और बी बी ए। तो पिछली बार देखो वहां पे 1D था, तो प्लस माइनस से काम किया था, इस बार 2D आ गया। तो हम लोग अब क्या कर लेंगे, जब 2D 3D आ गया तो हम लोग सब कुछ आई जे में लिख लेंगे। तो पहले हम लोग वी ए लिख लेते हैं, वी बी लिख लेते हैं। वी ए कितना है, हाँ सही आ रहा है सबका, 10 आई कैप, और वी बी कितना है 20 जे कैप ना, हमने डायरेक्शन के साथ लिख दिया। अब अगर हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी ए बी के लिए वी ए माइनस वी बी, तो मतलब 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। और जब वी बी ए निकालना है तो डायरेक्ट ऊपर वाले आंसर में ही माइनस कर देंगे। अबे कौन नींद में ही बातें कर रहा है? पीयूष कुमार जग गए हो क्या? पीयूष भगत म्यूट रखो। अबे ये पीयूष कुमार लग रहा था सो रहा है और सोते सोते बोल रहा है, नींदों में बात कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 जे कैप माइनस 10 आई कैप। तो नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, आई को पहले लिखते हैं और जे को बाद में लिखते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो अब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो कुछ नॉर्मल से प्रॉब्लम किए, थोड़े से और बेसिक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ए वाला इधर को जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड विथ वेलोसिटी, और उसका एक्सेलरेशन 0 है। और पीछे से बी वाला आ रहा है, बी की अभी इनिशियल वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी ये दी है यू ए, और बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और बी का एक्सेलरेशन है कुछ सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो कुछ 20 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड टाइम व्हेन बी विल क्रॉस ए। बी वाला क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? बी का शुरू में तो स्पीड कम है, लेकिन एक्सेलरेशन है ना, तो स्पीड बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती जाएगी तो कभी ना कभी तो वो उसको ए को क्रॉस कर ही लेगा। ए वाला कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, ए का एक्सेलरेशन नहीं है। करो ट्राई सब लोग।
तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, इसमें कोई भी एक को ऑब्जर्वर बना के सोच सकते हैं ना, या तो ए को ऑब्जर्वर बना दो या बी को। मान लो हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया, हमेशा रिलेटिव में क्लियर कट पहले सोच लो कौन ऑब्जर्वर है, फिर उसको लेते हुए एकदम नया डायग्राम बनाओ और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करो। तो अगर हमारा बी ऑब्जर्वर है तो हम क्या निकालेंगे, वी ए बी निकालेंगे ना, ए बी को बाद में लिखेंगे, तो वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी है, +10, और वी बी शुरू में कितना था, अभी इनिशियल वेलोसिटी लिख रहा हूं ना, इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू लिखता हूं, यू ए बी, ये यू ए और यहाँ पे यू बी। तो यू ए की वैल्यू हमारी +10 है, यू बी की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया +10। फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन ए माइनस ए बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 0 और बी का कितना है 2, तो ये कितना दिख रहा है -2। तो अब बी ऑब्जर्वर जब बना तो बी को क्या दिख रहा है कि भाई मैं तो रेस्ट पे बैठा हूं ना, मेरी वेलोसिटी भी 0 है और मेरा एक्सेलरेशन भी 0 है, और ए वाला चल के आ रहा है। ए वाले की स्पीड कितनी है शुरू में, ए की स्पीड शुरू में दिख रही है +10, और ए वाले का एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है -2, माइनस मतलब उसका एक्सेलरेशन इधर को है। ये बात सबको क्लियर है, बी ऑब्जर्वर है तो पूरा नया डायग्राम ऐसा होगा कि बी रुका हुआ है, ए की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जब ये आगे जाएगा तो एक्सेलरेशन अपोजिट में, वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर रुकेगा, फिर वापस लौट के आएगा और इसको क्रॉस कर जाएगा। सबको समझ आ रहा है अब आगे का पाथ कैसा होगा, ये ऐसे आगे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस पीछे को लौट के आएगा और फिर जाकर के बी को क्रॉस कर जाएगा। तो अब हम जो भी पीछे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हुए हैं वो सब यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बी रुका हुआ है, वो ए का कितना डिस्प्लेसमेंट होता हुआ देखेगा, -20 ना, क्योंकि वो क्या देखेगा कि ए यहां से चला है, वो आगे जाके लौटा और फिर यहाँ पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट में हमें इससे मतलब नहीं क्या पाथ है, यहां से चला और यहाँ पहुंचा है और इधर को गया है, तो इसलिए -20। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -20। यू कितना बोलेंगे उसका, +10 -10, लो न प्लस न माइनस, बाहर तो अलग ही दुनिया में चल रहा है, बाहर जग जा भाई, क्या बातें कर रहा है, +10 ना भाई, स्टार्ट किधर को हुआ है, आप ये पूरी जर्नी का टाइम निकाल लो ना, ये पूरी इतनी जर्नी का टाइम ना, आप ऐसे लौटने के बाद यहां से यहां तक का नहीं निकाल लो, यहां से शुरू करके पूरा इतना निकाल लो, तो यू कितना कितना लोगे स्टार्टिंग में, इधर को है ना यू, तो इधर वाले को क्या लिखोगे, +10। ये ध्यान रखो, अगर आपको केवल जाके आना का टाइम नहीं निकालना, केवल यहां से जाने का टाइम निकालना है, जब लौट के आ रहा था तब तो आप -10 लोगे, लेकिन आप तो यहां से निकाल रहे हो ना, इधर को जाएगा फिर लौट के आएगा फिर ये, तो उसके लिए यू को +10 लिखना पड़ेगा। और ए कितना लिखोगे, ए हमेशा किधर को है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो -2। अब हम लोग इसमें डाल देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। तो ये s की वैल्यू -20 इक्वल टू u की वैल्यू +10 इंटू टाइम प्लस हाफ
a की वैल्यू -2 इंटू टी स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 20 इक्वल टू 0 ना, क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो उससे t की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जा रहा है t की वैल्यू? अब ये नेक्स्ट पेज पे इधर लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखें तो अगर t इक्वल टू आएगा, सीधे वो रूट्स वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ ना, माइनस बी, तो माइनस ऑफ -10 तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4ac, c -20 है, अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है ना, तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस रूट 180 अपॉन 2। अब ये दिख रहा है कि अगर माइनस लोगे तो ये वैल्यू पूरी की पूरी माइनस आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे माइनस वाला साइन लिया तो ये 10 से ज्यादा है ना, तो टाइम निगेटिव आ जाएगा, तो वो हो नहीं सकता, तो प्लस लेना पड़ेगा। प्लस लेंगे और यहाँ पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे 4 कॉमन कर देंगे तो ये आ जाएगा 45, फिर 45 में से 3 और बाहर हो जाएगा, 3 और बाहर होगा तो 3√5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3√5 ना। कैलकुलेशन तो सब कर लोगे ना, 5 प्लस 3√5 ये हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा। सबको अच्छे से समझ आया क्या क्या किया हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में? अब हम लोग इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे ए को ऑब्जर्वर बना के ना। हमें अभी ये सीखना है अच्छे से कि कैसे हम जब ऑब्जर्वर चेंज करते हैं तो सिचुएशन चेंज होके दिखती है। तो उसके लिए अब नया प्रॉब्लम नहीं, इसी में फिर से आप सीखो ना, ये नोट करो और फिर से ए को ऑब्जर्वर बनाओ, नया डायग्राम बनाओ और फिर से उसमें इक्वेशन में वैल्यू डालो। राज अनम्यूट कर एक बार। सर न्यू फिगर को समझाओ ना, विद बी एज ऑब्जर्वर। देख बी को जब मैंने ऑब्जर्वर बनाया तो बी के लिए स्पीड कितनी दिख रही है ए की? +10 +10, और एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? ये निकाला -2 हुआ है ना, -2। तो +10 का मतलब होता है इधर को जा रहा है और -2 का मतलब इधर। तो बी ऑब्जर्वर बना, जो ऑब्जर्वर बनता है उसकी वेलोसिटी कितनी दिखती है? 0 एक्सेलरेशन कितना दिखता है 0 ना, तो वो रुका हुआ है। और ए की वेलोसिटी कितनी दिख रही है उसको? ए की वेलोसिटी ये 10। देख निकाली हुई है ना, +10। हाँ तो वो क्या देख रहा है कि ए वाला इधर को जा रहा है 10 से, और उसका एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? -2। तो मतलब उसका एक्सेलरेशन इधर है। अब नॉर्मल सोच कि अगर कोई चीज रुकी हुई है और एक इधर को जा रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो पहले v कम होगा, फिर v, अभी भी a इधर को लग रहा है तो फिर वो इधर को वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वो इधर को आता हुआ क्रॉस कर जाएगा। हाँ सर समझा। ठीक, ये नोट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को अब ए को ऑब्जर्वर बना के देखते हैं ना। रिलेटिव में एक चीज ध्यान रखो कि जो आपने पीछे पढ़ा है वही सेम चीजें सब करनी होती हैं।
बस ऑब्जर्वर चेंज होता है तो सिचुएशन को चेंज करके लिखना पड़ता है। हाँ, से आंसर सेम आएगा, बस हमें थोड़ा फील करना है कि कैसे सिचुएशन चेंज होता है। रिलेटिव में देख लो, बाकी तो पार्ट वो सेम है, बाकी जो ये सब सॉल्व किया ये सब तो काइनेमेटिक्स है, वो तो वो सेम ही होगा। बस थोड़ा सिचुएशन चेंज करके कैसे सिचुएशन दिखाते हैं वो करना हमें आना चाहिए। बाकी रिलेटिव में कुछ भी नया नहीं है, बहुत सिंपल है और इससे सॉल्व करना आसान भी हो जाता है। पहले अगर हम इसको बिना रिलेटिव के सॉल्व करते तो क्या होता है, इसको भी चलाते इसको भी चलाते, कहीं मानते यहाँ पे ओवरटेक कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखते, इसका डिस्प्लेसमेंट लिखते, उसको रिलेट करते ना। और इसमें क्या होता है, एक को चला के काम हो जाता है। तो रिलेटिव से सॉल्विंग इजी हो जाता है, बस आपको सिचुएशन चेंज करके लिखना आना चाहिए। हाँ, सब हो जाएगा, पीछे जो भी अपन ने किया है ना, वो चोर पुलिस वाले सब, वो सब भी इजीली हो जाएंगे इससे। मैं वो भी अभी करके दिखाऊंगा ना, कि इससे देखो ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो यहाँ पर अब इसी को फिर से कर रहे हैं। पिछली बार हमारा ऑब्जर्वर बी था, इस बार ऑब्जर्वर ए है। ए ऑब्जर्वर आ गया ना। अब ए ऑब्जर्वर हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फिर मेरा तो राइट था आंसर, मेरे को भी लगा था हर्ब्स। सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज कैन बी मैनेज, आयुष सॉफ्टवेयर एंड म्यूट रखो भाई। सेंट्रली मैनेज। वी बी ए कितना आ जाएगा, -10 ना। वी बी ए -10 आएगा ना। ना आप निकाल के देख लो ना, वी बी माइनस बी ए करोगे, 0 - 10 तो -10 आएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी माइनस ए ए बी का एक्सेलरेशन 0 था और सॉरी 2 था, और ए का 0 था, तो ये कितना आया, +2। तो अब जब ए ऑब्जर्वर बनेगा तो वो क्या डायग्राम सोच रहा होगा, ए इधर था ना, तो ये देख रहा है कि भाई मैं तो रेस्ट पर हूं, मेरी ना तो वेलोसिटी है ना एक्सीलरेशन है। बी वाला चल रहा है, बी की वेलोसिटी कितनी दिख रही है उसको, बी की वेलोसिटी कितनी है, -10। -10 मतलब किधर को, इधर को जाता हुआ देखेगा। और एक्सीलरेशन किधर को दिख रहा होगा उसका, +2, प्लस मतलब इधर को। तो इसका मतलब उसको पाथ कैसा दिख रहा होगा, ए देखेगा कि भाई मैं रेस्ट पर हूं, बी वाला जा रहा है, और कैसे जा रहा है, पहले इधर जा रहा है, फिर वेलोसिटी उसकी 0 होती है, फिर एक्सीलरेशन की वजह से वापस लौट रहा है, फिर वापस लौटते हुए जाके ए को क्रॉस कर रहा है। उसका पाथ ऐसा कुछ है। तो अब सेम वे में वो सॉल्व करेगा। ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, बीच की ये टोटल डिस्टेंस है 20 ना। तो ए जब देख रहा है तो बी किधर आता दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फाइनल, तो +20। ए के लिए बी का इनिशियल स्पीड कितना दिख रहा है, यू कितना दिख रहा है बी का, -10। और एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, +2 ना। अब ए वाला इसमें डाल देगा, S = ut + ½ AT² में, सब कुछ साइन के साथ डाल दो, +20 -10 इंटू टाइम +½ AT²। तो ये सेम क्वाड्रेटिक बन जाएगी जो पिछली बार बनी थी, t² -10t -20 = 0। तो वही सेम आंसर आ गया, t = 5 + 3√5। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ गया होगा।
फिर देखो एक हम लोग वो वाला प्रॉब्लम करते हैं जो पीछे चोर पुलिस वाला किए थे ना, जिसमें हमने बिना रिलेटिव के सॉल्व किया था। अभी देखोगे आपको रिलेटिव से वो काफी आसान दिखेगा। देखो पीछे हमने एक ये क्वेश्चन किया था, एक चोर था जो बाइक पे बैठा हुआ था और एक पुलिस वाला था, वो यू स्पीड से आ रहा था। पुलिस वाला यू स्पीड से आ रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड से, और ये चोर देखता है कि भाई पुलिस वाला आ रहा है, तो ये अपनी बाइक स्टार्ट करता है ए एक्सेलरेशन से ना। तो थीप का एक्सेलरेशन ए है, थीप की इनिशियल स्पीड 0 है ना, वो बाइक स्टार्ट कर रहा है। पुलिस वाले की स्पीड यू है और पुलिस वाले का एक्सेलरेशन 0 है। तो और ये डिस्टेंस डी था। तो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट पुलिस कैन कैच थीफ। याद है क्वेश्चन? ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी minimum value of u so that police can catch thief। तो देखो लास्ट टाइम हमने कैसे किया था इसको, हमने यहाँ पे कुछ माना कि यहाँ पे कहीं कैच कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखा, इसका डिस्प्लेसमेंट लिखा, और वो एक टी में क्वाड्रेटिक बन गया। अब वो टी के रूट्स कब आएंगे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो वो करके निकाला था। अब देखो यहाँ पे अब जब करोगे रिलेटिव से तो आपको इजिली समझ आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मान लो मैं यहाँ पे थीप को ऑब्जर्वर बना देता हूँ, कोई एक को ऑब्जर्वर बना देते हैं। तो मान लो हमने थीप को ऑब्जर्वर बना दिया, थीप को ऑब्जर्वर बना दिया, तो अब क्या क्या दिखेगा, वो देखेगा पुलिस वाले की स्पीड कितनी दिख रही है, वो u में से अपना स्पीड सब्ट्रैक्ट करेगा, उसकी स्पीड तो 0 थी ना, तो यही दिखेगा ना, u में से वो 0 सब्ट्रैक्ट करेगा तो u माइनस 0 u ही दिखेगा, और एक्सेलरेशन 0 में से a सब्ट्रैक्ट करेगा, ये a लिखा है ना, 0 टाइप दिख रहा है, ये a लिखा है। तो जब आप 0 में से थीप ऑब्जर्वर है ना, तो थीप का सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से जब a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना दिखेगा, माइनस a। 0 माइनस a कितना होगा, माइनस a। तो थीप को क्या दिख रहा है कि पुलिस वाला इधर को u से आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन इधर को a है, और थीप यहाँ पर दिख रहा है खुद को, ये डिस्टेंस d है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पुलिस वाला आगे आ रहा है तो इसका रिटार्डेशन उसको दिख रहा है ना? थीप देख रहा है कि एक्सेलरेशन अपोजिट में है, तो इसकी स्पीड कम होती जा रही होगी ना। तो इसको अगर इसको पकड़ना है तो जस्ट यहाँ तक पहुंच जाए तो हो जाएगा काम ना। कम से कम स्पीड में ये यू चाहिए, तो जस्ट पहुंचा दो यहाँ तक, मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जानी चाहिए ना, जस्ट वो यहाँ थीप तक पहुंच जाए, v0 हो जाना चाहिए। तो हम इसमें रख देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a d में फाइनल स्पीड 0, इनिशियल प्लस u, एक्सेलरेशन कितना होगा, अपोजिट में है, निगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस डी, डिस्प्लेसमेंट प्लस डी है, तो इससे आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2ad, मतलब u की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 2ad। तो इसमें देखो वो सब डिस्क्रिमिनेंट वगैरह नहीं सोचना पड़ा, इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि जस्ट थीप तक पहुंच जाना है। पीछे जो भी आपने प्रॉब्लम किए उसमें जहां पे भी ये क्रॉस करने वाले, ओवरटेक वाले हैं, ये सब प्रॉब्लम रिलेटिव से ज्यादा इजीली हो जाएगा। आर्यन ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी ऑब्जर्वर ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि
थीप को लोगे तो ही होगा ना, आप पुलिस वाले को भी लो तो भी चलेगा। देखो ध्रुवील यहाँ पर ये जब देख रहा है तो ये क्या दिख रहा है कि पुलिस वाला यू स्पीड से आ रहा है, लेकिन उसमें रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन अपोजिट है, तो इसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो अगर ये पहले ही रुक जाएगा तो पकड़ पाएगा इसको? तो इसकी स्पीड अगर जीरो करनी है तो कहाँ पे जाके जीरो करें? यहाँ पे इसके पास पे पहुंच के ना। तो हमने ये फाइनल स्पीड जीरो कर दी है, तो इससे u की ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अगर हम u इससे ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पहुंचने के बाद भी स्पीड होगी, स्पीड में पहुंचेगा पुलिस वाला, लेकिन हमें मिनिमम स्पीड चाहिए थी ना, तो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि यहाँ आते आते जीरो हो जाए। इससे कम हुआ तो पहले ही जीरो हो जाएगा ना, अगर इससे कम किया तो इससे पहले ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव का यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब होमवर्क में आप प्रोजेक्टाइल के बाद का जो भी इंटेक्स एक्सरसाइज होगा ना वो कर लेना कंप्लीट, इंटेक्स एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज 1 और 2 में इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल तक सारा कर लो। रिलेटिव का होमवर्क अब नेक्स्ट क्लास में दूंगा ना। आज मैं इसके मॉड्यूल का सलूशन डालने वाला हूं, तो अगर जिनको जो डाउट रहेगा पहले सलूशन में देख लेना, फिर जो नहीं आएगा वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। सलूशन एक चीज ध्यान रखना, सभी लोग एक तुरंत नहीं देखना कि क्वेश्चन कर रहे हो एंड नहीं आ रहा तुरंत सलूशन देख रहे हो। पहले सारे जितना होमवर्क है सब ट्राई कर लो, लास्ट में वो सलूशन देखना ना। अगर सलूशन तुरंत तुरंत देखोगे तो फिर आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगा, फायदा नहीं होगा क्वेश्चन करने का। सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, लास्ट में फिर सलूशन देखना, और फिर नहीं आएगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे। पेपर में केवल प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा 2D ना, 1D नहीं आएगा। रिलेटिव इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले तक आएगा केवल हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों से होमवर्क करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन के हेडिंग के अंडर वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूं ना।